अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ हाइड्रोकार्बन, जिसमें अभी तक हम पढ़ रहे थे एल्कीन्स के बारे में। एक मैंने आपको टास्क भी दिया था, आई होप आपने वो कंप्लीट किया है। इस लेक्चर में हम उस टास्क की बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एल्कीन्स के यूजेस क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स और उसके बाद उसमें हमने कोई दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिनके बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। एक थी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और दूसरी थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4। और मैंने आपको टास्क दिया था कि एक तो आपने ये दोनों की दोनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है और दूसरा साथ ही साथ आपने इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस कंपाउंड को नेम करें आपको, ताकि पता लगे कि नेमिंग आई है या नहीं आई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन की। देखिए आपके पास जितने भी हेलोजेंस है ना 17 ग्रुप में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप सबने याद रखना है कि वो कौन कौन से हेलोजेंस हैं। ये एक ऑर्डर आता है हेलोजेंस का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ऑर्डर पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर है, ये मैंने नहीं क्रिएट किया। तो आप सबने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप नंबर 17 इस तरह से आपके ये वाले एलिमेंट्स अरेंज होते हैं जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं। अब इन सबका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ और आपके पास बन जाता है हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड फर्दर रिएक्ट करता है एल्कीन्स के साथ, लेकिन कुछ हाइड्रोजन हैलाइड ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देते हैं एल्कीन के साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो उतना अच्छा रिएक्शन नहीं देते। मतलब कुछ हाइड्रोजन हैलाइड ऐसे होंगे जो फास्ट रिएक्ट कर लेंगे, जल्दी प्रोडक्ट्स बना देंगे और जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वही बना देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो एक तो बहुत ही स्लो रिएक्ट करेंगे, दूसरा पूरी तरह वो प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, अब इनमें रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर आता है। ये ऑर्डर आप सबने याद रखना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप देख सकते हैं कि ग्रुप के मुताबिक तो आयोडीन बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही आयोडीन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड से कम रिएक्टिविटी है आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड की और उससे भी कम है हाइड्रोजन क्लोराइड की। इसका मतलब ये है कि ग्रुप में जो हेलोजेंस की प्रेजेंस है वो तो इस तरह से है ना कि क्लोरीन पहले, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है आपके ग्रुप का आयोडीन, जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा। आपको ग्रुप की सीरीज इससे बताई है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे हेलोजेंस के नाम याद करे तो उसको ये पता हो कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ऑपोजिट है। वैसे तो ग्रुप में अरेंजमेंट इस तरह है, लेकिन आपने ऑपोजिट जाना है। जब रिएक्टिविटी की बात करनी है तो हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बात सबने याद रखनी है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पेपर में MCQ में पूछा जाता है। नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4। इसमें मैंने आपसे कहा था आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। ये दो चीज़ें थी, मैंगनीज ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आपको दे दी थी ऑलरेडी। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी बेस पे सारा का सारा रिएक्शन बैलेंस करें। जब भी आप रिएक्शन बैलेंस करने लगते हैं, सबसे पहली एक चीज़ तो ये है कि देखें आपके पास यहाँ पे भी 2 कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर 2 कार्बन कंपाउंड है तो बनेगा भी रिजल्टेंट में 2 कार्बन कंपाउंड ही। तो बेसिकली क्या होता है कि आप ये कोशिश किया करें कि जो कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं उनको पहले बैलेंस कर लें। लेकिन हमेशा बैलेंसिंग में एक रूल फॉलो होता है जो आप सबने याद रखना है कि जब इक्वेशन को बैलेंस करने लगते हैं तो कोशिश करें ऑक्सीजन्स को पहले बैलेंस करें। ठीक है, कार्बन तो 2 ही रहेंगे, हम सबको पता है। तो कार्बन के इस कंपाउंड के साथ क्योंकि ऑक्सीजन भी अटैच है तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें और उसके बाद कार्बन को बैलेंस करें, उसके साथ साथ बल्कि करें, ताकि आपको सारी बैलेंसिंग पता चल जाए। आई होप आप सबका आंसर यही आया था। अगर ये नहीं आया तो दोबारा कैलकुलेट करें। अगर हमारे पास देखें यहाँ पे 2 कार्बन ऑलरेडी है लेकिन इसके साथ 3 नंबर ऑफ मोल्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 × 2 क्या हो गया, 6 कार्बन हो जाएंगे आपके पास इधर। यही पूरा ऑर्डर आपके पास बाकी भी आना चाहिए। आप दोबारा बैलेंस करें और दोबारा देखें कि क्या आपको बैलेंसिंग समझ आती है, क्योंकि बैलेंसिंग वो टॉपिक है जो 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे जो कहा था वो था इस ग्रुप का या इस कंपाउंड का आपने नेम देखना है क्या है। नेमिंग में हमारे पास रूल है, सबसे पहले हमने कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ये है आपकी कार्बन चेन जिसमें कार्बन अटैच है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई कार्बन तो है नहीं, तो इजी टू आइडेंटिफाई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, लेकिन क्योंकि दोनों के साथ लगा हुआ है आपने, इसीलिए जब अपना नेम देना है इस कंपाउंड को तो आपने ये चीज़ स्पेसिफाई करनी है कि आपका ये OH ग्रुप किस चीज़ के साथ अटैच्ड है।
अब OH ग्रुप किसको कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जब नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेते हैं तो आप सबको याद है किसके साथ ओल का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल से ये डिराइव्ड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स हैं, आप इसको अल्कोहल का नाम सिर्फ दे नहीं सकते। अल्कोहल के वरना नेम्स आपने पढ़े हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, अगर 2 कार्बन वाला अल्कोहल देखे ना तो वो स्टूडेंट्स होता है इथाइल अल्कोहल, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये देखें यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच्ड है और पूरा का पूरा कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2-2 अटैच है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, दूसरा 2, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है जिसके साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक अटैच है। इस कंपाउंड में क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसे इसकी नेमिंग अब डिफरेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि 1-2 का मतलब है कि दोनों कार्बन के साथ आपके पास यहाँ पे ओल का ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन इसकी नेमिंग में अगर आपने सबसे पहले क्या किया है कि अल्कोहल मेंशन किया है तो आपने गलत किया है। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी इस तरह के ग्रुप्स अटैच होते हैं ना, जो फंक्शनल ग्रुप भी बना रहे होते हैं, आपने उनको हमेशा पेरेंट नेम देना होता है, उनको हमेशा आपने सरनेम देना होता है, ठीक है। ओल का नाम हमेशा एंड पे रखा करें। आपने वैसे भी देखा जितने अल्कोहल्स को हमने नाम दिया हमेशा अल्कोहल का वर्ड हमने एंड पे यूज़ किया है। ओल आपका एंड पे आएगा और इसके साथ आप लिखेंगे इथेन। सबसे पहले इथेन क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले आएगा इथेन। उसके बाद आपने ये स्पेसिफाई करना है कि ये जो ओल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ये कितने प्रेजेंट है। क्योंकि ये 2 हैं तो 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई। अब 1,2 इथेन डायोल का मतलब ये हुआ कि आपके पास इथेन का कंपाउंड है, मतलब 2 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 2 ओल ग्रुप्स अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच है। कहाँ कहाँ अटैच है? 1 और 2 पे। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास 2 OH थे इसलिए इसकी नेमिंग डिफरेंट है और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको हमेशा एंड पे लिखते हैं, मिडल में नहीं लिखते, इसलिए हमने डाईओल एंड पे लिखा है। आई होप ये भी आपको सही पता लग गया था। नहीं पता चला तो इसकी प्रैक्टिस अब आपने दोबारा करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की सबसे पहले एल्कीन की डेफिनेशन, फिर सोर्सेज, उसके बाद हमने देखा कि एल्कीन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से हमारे पास केमिस्ट्री लैब के मेथड्स हैं। इंडस्ट्रियली भी वैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो मेथड्स आपको पढ़ाए गए हैं कि जो आप केमिस्ट्री लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी प्रॉपर्टीज़। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। अब जो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो रह गई है एल्कीन के यूजेस की बात। और एल्कीन के यूजेस में भी हम हर एल्कीन को डिफरेंटली डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे पास इतनी वास्ट वैरायटी है एल्कीन्स की कि अगर मैं आपको एक एक एल्कीन का बताने लग जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास उसी की बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। जिस तरह हमने एल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ मीथेन और इथेन के यूजेस को डिस्कस किया था, इसी तरह एल्कीन्स में हम सिर्फ और सिर्फ जिसके यूजेस डिस्कस करेंगे वो है इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लें। बेसिक एल्कीन है, सबसे छोटा एल्कीन है, और आपको पता है सबसे छोटा एल्कीन कौन सा होता है? जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा और साथ आप हाइड्रोजन पूरे कर देंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बोथ साइड्स पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसका दूसरा नाम आप सबको याद है, इथाइलिन होता है। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 4 कार्बन एटम्स तक हम इस तरह से नेमिंग करते हैं। इथाइलिन है, प्रोपाइलिन है, ब्यूटाइलिन है, लेकिन उसके बाद फिर हम इस तरह से इनकी नेमिंग नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा आप सबको याद है कि इसका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला हमारे पास इसका है CnH2n। ये आप सबको ये चीज़ें रिवाइज करवाने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आपके माइंड में कभी एल्कीन की भी बात आती है ना तो ये वो बातें हैं जो आपके माइंड में फौरी आनी चाहिए, फौरी क्लिक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं आती तो फिर हमें बाकी चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बेसिक्स रिवाइज हो गई। अब चलते हैं ज़रा लेक्चर की तरफ। हमारे पास सबसे पहला यूज़ जो है वो है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब स्टूडेंट्स राइपनिंग का क्या मतलब होता है? राइपनिंग का मतलब वैसे अगर आपने सिर्फ अभी बात क्योंकि हम कर रहे हैं फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स में आप सबने याद रखना है कि किसी भी फ्रूट का, फल का पक जाना कहते हैं कि राइपनिंग होगी, राइप हो गया है वो फ्रूट, ठीक है, कि वो जल्दी पक जाता है। और आपको पता है कि जब भी कोई फ्रूट पक जाता है उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना, थोड़ा सा डार्क कलर उसमें आने लग जाता है। तो क्या होता है कि इथीन यूज़ होती है वहाँ पे अगर किसी फ्रूट को राइप करना है, उसको जल्दी पकाना है, ताकि ऐसा भी तो होता है ना कि अक्सर तो पक जाने के बाद बड़ा डार्क कलर आ जाता है फ्रूट्स का, लेकिन अगर कोई फ्रूट जल्दी बनाना है, मतलब जल्दी उसको पकाने वाली साइड पे लेके जाना है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बनानाज होते हैं जो अगर कच्चे होते हैं तो बड़े सख्त से और उनका बड़ा वाइट सा कलर होता है, उनको थोड़ा सा पका के ताकि उनको आराम से सेल किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे कौन सी गैस यूज़ होगी? वो है इथीन। ये आर्टिफिशियल राइपनिंग करती है। साथ ही साथ बनानास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बनानास भी ये वाले एल्कीन्स प्रोड्यूस करते हैं।
जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए हर जगह पे हमेशा बनानास को अलहदा रखा जाता है बाकी फ्रूट से, क्योंकि इनमें से वो गैस प्रोड्यूस होती है, एल्कीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो फ्रूट्स की राइपनिंग करवा देते हैं, और इसकी वजह से बाकी जितने फ्रूट्स जिनकी हमें राइपनिंग की या पकने की ज़रूरत नहीं होती उन सब की आर्टिफिशियल राइपनिंग हो जाती है। तो वैसे तो इसको आपने याद रखना है कि राइपनिंग का प्रोसेस आर्टिफिशियल भी है, आर्टिफिशियली किसी भी फ्रूट को राइप कर दिया, पका दिया, आर्टिफिशियली भी किया जाता है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस भी है। और वो किस तरह से है, वो बनानास के थ्रू है, इसीलिए बनानास को बाकी फ्रूट से हमेशा डिफरेंट रखा जाता है। ये है इसका पहला यूज इथीन का, आप सबने याद रखना है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और ये वाला जो आपके पास यूज है आपने याद रखना है, पेपर में पूछा भी जाता है। किस तरह से पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है कोई एक यूज दे दिया जाएगा और एमसीक्यू में कहा जाएगा कि बताएं कि ये किस चीज का यूज है, तो इसलिए जो यूजेस पढ़ रहे हैं इसको गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एज अ जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक आप सबको पता है एनेस्थेटिक क्या होता है। एनेस्थीसिया जो सर्जरीज में यूज़ किया जाता है ताकि बॉडी के किसी पार्ट को नम किया जा सके या पेशेंट को नम किया जा सके ताकि उसको सर्जरी की जो पेन है वो फील ना हो। तो इथीन वहाँ पे भी यूज़ होता है, वहाँ पे भी जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है इथीन। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग हो गई और साथ ही साथ जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे भी ये यूज़ हो गया। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पॉलीथीन वाली बात ज़रा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि जब भी पॉली का वर्ड आप कहीं पे देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है कि जिसमें बहुत सारे छोटे यूनिट्स ने मिलकर बहुत ही बड़ी कोई चीज़ बना दी है। जैसे कि एक दफ़ा मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक लेक्चर में कि ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और ग्लूकोज के पॉलीमराइज करने से मतलब ग्लूकोज के सेम यूनिट्स के एक दूसरे से कनेक्ट करने से बहुत ही ज़्यादा बड़े पॉलीमर्स बन जाते हैं। पॉलीमर्स बेसिकली होते यही है कि सेम चीज़ होगी और वो बहुत ज़्यादा दफ़ा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी। अब यहाँ पर इसकी हम बात कैसे कर रहे हैं आपने याद रखना है, यहाँ पर हम इसकी बात कुछ इस तरह कर रहे हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से इथीन के मॉलिक्यूल्स होंगे और इनकी बहुत आगे अटैचमेंट होगी। अब आप सबको पता है कि इनकी अटैचमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, बॉन्ड होना ज़रूरी है। कार्बन के पास अगर बॉन्ड नहीं है तो कार्बन अटैचमेंट कर नहीं सकता, लेकिन इनकी अटैचमेंट कैसे होगी, पॉलीथीन कैसे बनेगा, वो आपको अभी नहीं बताया जाएगा। आपने सिर्फ याद रखना है कि हमेशा इथीन के मॉलिक्यूल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होंगे। इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इस बात को स्पेसिफाई किया जाता है ताकि पता चले कि इस इधर स्क्वायर ब्रैकेट के राइट और लेफ्ट साइड पे और बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखें कितना आसान है, ज़रा गौर से इस बात को स्टूडेंट्स आप सबने सुनना है कि मैं इथीन के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दूँ, और जब आपको पता है जब भी नंबर बढ़ता है तो हम उसके साथ कौन सा वर्ड लगाते हैं, पोली का वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो इथीन यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, आपने इसके साथ नाम लगा दिया पोली, और साथ हमने इथीन का ही नाम ले लेना है थीन। बात समझ में आई, पॉलीथीन का नाम किस तरह से आया है। बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बॉन्डिंग में आपको नहीं समझा रही अभी, आपने बस ये याद रखना है कि अगर वो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन ये जो मौजूद हैं इनके रिमूवल की वजह से क्या होगा, आपके पास बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। इससे क्या होता है, पॉलीथीन बन जाता है। चले पॉलीथीन तो हमें समझ आ गया कि पॉलीमर का नाम है। पॉलीमर उसी चीज़ को कहते हैं कि जब सेम यूनिट्स बहुत सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक लंबा सा बड़ा सा यूनिट बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सबने याद रखना है कि पॉलीथीन होता क्या है आखिर। पॉलीथीन बन तो गया, चले हमने उसकी बात तो कर ली, लेकिन ये पॉलीथीन है क्या, मिस आपने ये तो बताया ही नहीं। पॉलीथीन आप सबने याद रखना है प्लास्टिक मटीरियल में यूज़ होता है। प्लास्टिक मटेरियल आप सबको पता है कहाँ यूज़ होगा, पैकेजिंग में यूज़ होगा, जब आपने किसी चीज़ की पैकिंग करनी हो, टॉयज़ के लिए यूज़ होता है, बैग्स के लिए यूज़ होता है। इस तरह से आपने याद रखना है कि प्लास्टिक मटेरियल में पॉलीथीन यूज़ होगा। तो कितने यूजेस पढ़ लिए हमने, पहला यूज़ आर्टिफिशियल राइपनिंग, दूसरा यूज़ जनरल एनेस्थेटिक, और थर्ड यूज़ कौन सा हो गया हमारे पास, पॉलीथीन की फॉर्म में। और पॉलीथीन कौन सी फॉर्म है कि जिसमें बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीमर बन जाता है जिसको कहते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक के बनने की वजह से अब प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ होगा, वो रबर में यूज़ होगा, वो टॉयज़ में यूज़ होगा, वो इस तरह बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज़ होगा। जब भी आपने किसी चीज़ को पैक करना होता है तो जो प्लास्टिक आप देखते हैं आपने याद रखना है वो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
तो आपने देखा केमिस्ट्री की चीज़ें वही होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सिर्फ हमें पता नहीं होता, पढ़ने से ज़रा उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पॉलीथीन की पॉलीमराइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, ये आप सब ने नहीं अभी गौर करना, क्योंकि अभी आपके लिए ये यहाँ तक ना यूजेज ऑफ इथीन में ये हमारे पास गौर व फिक्र करने वाली चीज़ है भी नहीं। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी तक इस यूजेज ऑफ इथीन में। साथ ही साथ आपने ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा कि पॉलीथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पोली का मतलब है मैनी, ठीक है, पोली का क्या मतलब होता है मैनी, और थीन का मतलब है कि यहाँ पे इथीन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा, आपके पास पॉलीथीन बन जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल बन जाएगा। आगे बात करते हैं, हम यूजेस की बात करें और ये ना कहें कि वो किसी ना किसी चीज़ के लिए रॉ मटेरियल होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप सबने याद रखना है कि हमारे पास इथीन भी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल का सिंपल मतलब ये है कि ये चीज़ आपके पास किसी और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इथीन आपके पास किसी और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ होगा आपने याद रखना है। सबसे पहले है इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड क्यों? क्योंकि इथीन है, अगर इथीन 2 कार्बन वाला है तो जाहिर सी बात है ये कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा तो वो भी 2 कार्बन वाला होगा, इसीलिए इथाइलिन ऑक्साइड। यहाँ पे मिथाइलिन ऑक्साइड या प्रोपाइलिन ऑक्साइड इथीन के यूजेस में नहीं लिखना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब इथीन 2 कार्बन वाला है तो वो 3-4 कार्बन वाली चीज़ें तो बनाएगा नहीं, वो भी इसी तरह की चीज़ बनाएगा जिसमें यही एथ ग्रुप होगा जो कि 2 कार्बन एटम्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल है, डाइथाइल ईथर है, ये सारे ग्लाइकोल ईथर मतलब जितनी आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी ना फंक्शनल ग्रुप पे जिसमें आपने देखा था कि 2 कार्बन एटम्स हैं, आपने बस क्या करना है, ये बात याद रख लेनी है स्टूडेंट्स के वो सारी की सारी चीज़ें इथीन से बनाई जा सकती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इथीन से कैसे बनाई जा सकती हैं उसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा ईजी है, पूरा हमने पढ़ा है जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है कि आपके पास एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है, वो टूटता है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो इथाइलिन ऑक्साइड हो जाए, इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाए, इथाइलिन किस चीज़ का नाम है? इथाइलिन इथीन का ही नाम है। अब हम सबको ये चीज़ याद हो गई है और साथ साथ डाइथाइल ईथर, ईथर को भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको कि कोई भी चीज़ फंक्शनल ग्रुप में जितनी चीज़ें पढ़ी थी ना जिनमें 2 कार्बन एटम्स थे, बस वो आपने यहाँ लिख देनी है। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ये भी तो पता चले कि अगर एल्कीन जो कि इथीन है इस केस में, वो अगर इन 3 चीज़ों को बनाने में यूज़ हो रही तो आखिर इधर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इनमें यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड की। इथाइलिन ऑक्साइड आप सबने स्टूडेंट्स याद रखना है फ्यूमिगेंट के तौर पे यूज़ होता है, और फ्यूमिगेंट का नाम सुन के अब कंफ्यूज नहीं होना या परेशान नहीं होना कि ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है। मैं आपको समझाती हूँ फ्यूमिगेंट का मतलब क्या होता है। देखें, इथाइलिन ऑक्साइड एक ऐसी गैस बन जाएगी जो कि लीथल होगी, जो कि पॉइजनस होगी। फ्यूमिगेंट का मतलब है कोई भी ऐसी गैस यूज़ हो रही है कि जो पॉइजनस है, जिसमें डेडली बिहेवियर है, मतलब वो मारने तक की कैपेबिलिटी रखती है। तो अब हम इथाइलिन ऑक्साइड को क्यों यूज़ कर रहे हैं फ्यूमिगेंट के तौर पे? फ्यूमिगेंट के तौर पे स्टूडेंट्स हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास अक्सर क्या होता है कि जिस तरह फार्मर्स को ज़रूरत होती है, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो क्रॉप्स निकलनी है फिर वो तो उस तरह से क्वालिटी नहीं निकलेगी, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा अगर क्रॉप्स निकल भी आती हैं आपके सॉइल में से। तो क्या होता है कि यहाँ पे सॉइल के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड गैस डाली जाती है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सके, और फ्यूमिगेंट गैस की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वो बहुत बारीक से होल्स में से भी गुजर के ना किसी तरह ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। तो आप सबने याद रखना है कि फ्यूमिगेंट की जो मेजर प्रॉपर्टी है ना वो ये है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर ये पैकेज्ड गुड्स में है जिनके अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और वो फ्रोज़न की गई हैं, उनके अंदर अगर कोई इस तरह बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होने लग जाएगी तो वहाँ पे भी ये फ्यूमिगेंट यूज़ होगा। फ्यूमिगेंट क्या चीज़ है हमारे पास? इथाइलिन ऑक्साइड। इसी तरह सॉइल में भी यूज़ होगा। पेस्टिसाइड्स, अक्सर पेस्टिसाइड्स वो काम नहीं कर पाते जो हमारे पास ये इथाइलिन ऑक्साइड कर देता है, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड क्या कर सकता है? इथाइलिन ऑक्साइड सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है पूरी तरह से। अब क्योंकि ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है ना, तो ये आराम से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इथाइलिन ऑक्साइड फ्यूमिगेंट के तौर पर यूज होता है, और फ्यूमिगेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी गैस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। अगली बात करते हैं, हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है,
और इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में आप सबने याद रखना है कि ये एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ होता है। ये भी नाम सुन के नहीं घबराना, हम देख लेते हैं कि एंटी फ्रीज क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, एंटी फ्रीज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को, जाहिर सी बात है अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाएं तो इसका मतलब है टू स्टॉप फ्रीजिंग। ठीक है, अब हमारे जो कार्स होती हैं ना, उनके रेडिएटर्स में, उसके इंजन में वगैरह, हर आपके यूं समझ लें कार के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है एंटी फ्रीज के तौर पे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी कर जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तब भी आपके पास जो चीज़ मौजूद है, मतलब आपकी जो कार है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट्स हैं, जो लिक्विड है, वो फ्रीज नहीं करेगा। अब अगर आपके कार के अंदर के सॉल्वेंट्स फ्रीज कर जाते हैं, लिक्विड फ्रीज कर जाता है, तो आप मुझे बताएं कि ये कोई अच्छी चीज़ है कार के लिए? नहीं है ना। तो इससे टेम्परेचर जितना मर्जी ड्रॉप कर जाए इन्वायरमेंट का, एंटी फ्रीज मटेरियल डाला जाता है कार के अंदर ताकि वो वाटर फ्रीज ना करे। और एंटी फ्रीज का लिटरल मीनिंग ही ये है टू स्टॉप फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ अपने जब जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट पे जाके वो फ्रीज कर जाएगी। जैसे आइस की बात हमने की हुई है ऑलरेडी, हम सबको पता है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज कर जाती है। अब अगर उसमें एंटी फ्रीज ऐड किया होगा तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज नहीं करेगी, आइस नहीं बनेगी, वो कुछ और अरसे के लिए लिक्विड फॉर्म में रह लेगी। तो ये बात समझ में आया, फ्रीजिंग को रोकने के लिए यूज होता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है फ्यूमिगेंट, और इथाइलिन ग्लाइकोल आप सबने याद रखना है एंटी फ्रीज। उसके बाद है इथाइल अल्कोहल। तो ईजी सी बात है इथाइल अल्कोहल के बारे में, इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। अब सॉल्वेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि सॉल्वेंट क्यों यूज होगा एज अ सॉल्वेंट। तो आप सबने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है और बार बार पढ़ी है कि हमारे पास लाइक डिजॉल्व्स लाइक नॉन पोलर सब्सटेंसेस हमेशा नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। तो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी तो होने ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे नहीं बल्कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं और वाटर पोलर है। इसीलिए क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम मैं आपको हर लेक्चर में याद करवाती हूँ, जिनमें बेंजीन है, एनालिन है, टोलिन है, फिनोल है, क्योंकि ये नाम हमने पहले पढ़े हुए हैं। अब अगर आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आपको पेपर में बड़ी कन्फ्यूजन होगी। साथ ही साथ अब आपने क्या करना है कि इथाइल अल्कोहल का नाम भी ऐड कर देना है। ये भी एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। सॉल्वेंट किसके लिए यूज होगा? जाहिर सी बात है उसी चीज के लिए यूज होगा जो इसके अंदर डिजोल्व हो सकती है। और कौन सी चीज इसके अंदर डिजोल्व हो सकती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 यूजेस हमने पढ़े कि इथीन से आप क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इथीन से आप इथाइलिन ऑक्साइड बना सकते हैं जो फ्यूमिगेंट के तौर पर यूज होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ किल होंगे वो हमने नहीं देखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सॉइल में यूज होता है, साथ ही साथ पैकेज्ड गुड्स में यूज होता है ताकि कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स किसी चीज को खराब ना कर सकें। फिर है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एंटी फ्रीज के तौर पे यूज होता है। ये रोकता है लिक्विड को फ्रीज होने से उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, ताकि अगर आपके कार में, जिस तरह फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गिर भी जाए, जैसे कितने ही ऐसे मुल्क हैं आप सबको पता है कि जहाँ पे बर्फ पड़ती है, अब वहाँ पे गाड़ियाँ फिर चलेंगी नहीं अगर एंटी फ्रीज उसमें नहीं डाला जाएगा ऑलरेडी। तो इसीलिए एंटी फ्रीज का काम क्या है कि इसने लिक्विड को फ्रीज होने से रोकना है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल ने यूज हो जाना है एज अ सॉल्वेंट। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अभी तक हमने कितने यूजेस पढ़ लिए? आर्टिफिशियल राइपनिंग पढ़ ली, जनरल एनेस्थेटिक पढ़ लिया, पॉलीथीन पढ़ लिया जो प्लास्टिक मटेरियल, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इथीन फर्दर क्या क्या मैन्युफैक्चर कर सकती है। उसमें हमारे पास है इथाइलिन ऑक्साइड, फ्यूमिगेंट, फिर है इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज, और फिर है इथाइल अल्कोहल जो कि सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा। ये बातें समझ में आ रही हैं आप सबको? चलें जी, अगला हमारे पास यूज़ है, आखिरी है, परेशान नहीं होना इन यूजेस पे। ये जो नंबरिंग है आप सबने याद रखनी है कि ये जो नंबरिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये 3 वो कंपाउंड्स हैं जो इथीन से आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जहाँ पे इथीन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा। ठीक है, तो इथीन रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था, वो हमारे पास 3 कंपाउंड्स थे, उनकी हमने बात कर ली। ओवरऑल इथीन के जो हम यूजेस पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज टू मेक पॉइजनस मस्टर्ड गैस विच इज़ यूज इन केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है? मस्टर्ड गैस, इसका कॉन्सेप्ट लेना बड़ा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। मस्टर्ड गैस पॉइजनस गैस है, और इतनी पॉइजनस गैस है कि आप ये सोचें कि ये स्किन को जला सकती है पूरी तरह से।
तो जंगों में ये मस्टर्ड गैस बहुत दफ़ा यूज़ हुई है अगेंस्ट दी एनिमीज़। क्या हुआ कि मस्टर्ड गैस के थ्रू अटैक किया गया वेपन्स के अलावा, उसने जाके गैस ने पूरी तरह से स्किन जला दी, ब्लिस्टर्स बना देगा, ये अल्सर्स बना देगा, स्किन को छोड़ेगा ही नहीं। ये इतनी पॉइजनस गैस है, इसलिए वॉरफेयर में यूज़ होती है। बस इतना आपने याद रखना है, ज़्यादा इसकी बातें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये बात करनी थी कि इथीन जो है ना हमारे पास मस्टर्ड गैस में भी यूज़ हो सकती है। तो इथीन के यूजेस मैं सारे के सारे आपके लिए एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देती हूँ, भूलने नहीं है। आपके पास आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ होगा, जनरल एनेस्थेटिक में यूज़ होगा, पॉलीथीन जिसको प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, उसके बाद ये रॉ मटेरियल बन जाएगा 3 चीज़ों का, जिसमें आते हैं इथाइलिन ऑक्साइड फ्यूमिगेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज और इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट। और साथ ही साथ मस्टर्ड गैस को बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि वॉर में यूज़ होती है, क्योंकि मस्टर्ड गैस बहुत पॉइजनस है। ये स्किन को बिल्कुल जला के रख देती है, ब्लिस्टर्स बना देती है और इंसान को वैसे किसी काबिल छोड़ती भी नहीं, क्योंकि उसकी पूरी स्किन वैसे ही जल जाती है। ये यूजेस आपने याद रखने हैं, ये यूजेस काम भी आते हैं, पेपर में भी पूछे जाते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने ना, उसमें भी हमने यूजेस को देखना है, इसलिए ये यूजेस आपने भूलने नहीं। मैंने आपके लिए 3-4 दफ़ा इसीलिए रिपीट भी कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने यूजेस सिखाए ना, ये बहुत ईजी है, इनमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि हम उसको टाइम पे याद नहीं करते और फिर हमें वो चीज़ बहुत मुश्किल लगने लग जाती है। आप सब इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करें, इनको देखें, आपको याद हो जाएंगे जब आप 3 से 4 दफ़ा इन्हें पढ़ेंगे। आप रिवाइज करें, जब पेपर में क्वेश्चन आए तो साथ ही थीम का स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ करना है। आप इनको याद करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।